सुप्रभात बच्चों। शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 3 तक हमने पढ़ लिया है, जिसके अंतर्गत हमने परागण के बारे में पढ़ा, पुष्प के भाग के बारे में पढ़ा, बीजांड के बारे में पढ़ा। ठीक है, अंडाशय के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा आज हम बीजांड का पूरा अंग देखेंगे। ये बीजांड का अंग है। क्या है ये? बीजांड का अंग, बीजांड का अंग। ठीक है, चित्र में हमने पहले ही बना लिया है, इसलिए कि समय बनाने में ज्यादा लगता है। आप किताब से बेहतर चित्र बनाएंगे। यह एक प्रकार का सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक चित्र है। ठीक है, देखिए, सबसे बीजांड क्या है? सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, बीजांड है क्या? बीजांड जो है वह भाग है, या सीधे सीधे कर सकते हैं, वह भाग जो विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। यानी बीजांड वह है जो विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है, यानी जिससे बीज का निर्माण होता है। किसी भी फल में बीज का निर्माण जो होता है उसका ये प्राथमिक इकाई है या प्रारंभिक इकाई है। ठीक है, प्राथमिक इकाई या प्रारंभिक इकाई क्या है? बीजांड है। इसका जो फाइनल होता है, यानी कि यह विकसित जब हो जाता है, टोटल विकसित हो जाएगा, तो विकसित होकर के यह बीज का निर्माण करता है। किस तरीके से इसमें निषेचन की क्रिया होती है बीजांड के अंतर्गत? सबसे पहले बीजांड के अगर हम अंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अंग में 2 चीजें आती हैं, बीजांडकाय और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पहले सिंगल होती है, एकल कोशिका यहाँ पर होता है, यानी यहाँ मात्र और सिर्फ एक ही कोशिकाएं होती है। यह कोशिका जब आगे 2 भागों में विभाजित हो जाती है तब इसको हम गुरु बीजाणु द्वितीयक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आगे चल करके यह 2 कोशिका फिर से 2 भागों में विभाजित हो जाती है, तो गुरु बीजाणु चतुष्टक के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि सीधे सीधे यह कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 4 गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के में विभाजित हो जाती है, जिसका नाम हम गुरु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए, प्रारंभिक यह 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, यानी इनमें पहले कितना हुआ? 2 कोशिका हुआ, फिर यह 2 कोशिकाएं फिर से 2 कोशिकाओं में विभाजित हुई, फिर यह 2 कोशिकाएं विभाजित होकर के 4 बना ली। ठीक, कुल मिला जुला करके पूरा अगर विकसित बीजांड जब हम देखते हैं तो कुल 8 कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम यह देखिए बीजांड का भाग है। ये 3 जो है ये प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, प्रतिव्यासांत कोशिका है यह 3 कोशिका। बीच में ध्रुवीय केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक, और ये 2 जो हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिका। ठीक है, और ये क्या है? ये है अंड कोशिका। ठीक है, अब हम इसको इसका क्या है? यह विपरीत है। जब हम इसको उलट करके देखते हैं, पलटते हैं, यानी इसके विपरीत दिशा में जब हम देखते हैं, ठीक है, तब देखते हैं कि ऊपर जो 3 कोशिकाएं थी, यहाँ हम देखें कि नीचे यहाँ पर प्रतिव्यासांत है। ऐसा नहीं है, ये क्या है? इसके निचला भाग है। जस्ट हम इसको जब विपरीत दिशा में करते हैं, उलट देते हैं, पलट देते हैं, तब यह प्रतिव्यासांत कोशिका ऊपर के 3 हो जाते हैं। 2 ध्रुवीय केंद्रक मध्य में होते हैं, एक अंड कोशिका होता है और 2 इस अंड कोशिका के ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। हमने सभी कोशिकाओं को लाल रंग से प्रदर्शित इसीलिए कर दिया है कि आप आसानी से कोशिकाओं को पहचान सकेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए किस तरीके से इनमें निषेचन की क्रिया होती है। हमने इससे पहले बताया था स्त्री केसर के बारे में जब पढ़ रहे थे हम तब। ठीक है, तो जब पराग कण का, ठीक है, पराग कण का कोशिका आकर के इसके अंड कोशिका से संलयित होता है, तब निषेचन की क्रिया होती है। आज हम यह बीजांड का अंग के बारे में पढ़े। आगे हम थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, दोहरा निषेचन। इस चित्र को आप अच्छे से किताब से देख करके बनाएंगे, या अगर वीडियो से ही बनाना है तो वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके इस चित्र को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे जो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? दोहरा
निषेचन या द्विसंलयन, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन, सब एक ही को कहते हैं, दोहरा निषेचन। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, जब एक सहायक कोशिका में, याद रखिए जब हम यहाँ पर एक चित्र बनाए थे, ठीक है, यह चित्र जब बनाए थे था क्या, ये एक सहायक कोशिका था, ये अंड कोशिका, और ये क्या थे, ध्रुवीय केंद्रक। ठीक, और ये सब क्या है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा ऊपर बना दे रहे हैं इसको। यह 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं थी, यह भी जान था। अब देखिए, एक सहायक कोशिका ये हो गई, ये दोनों क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका। ठीक है, यह सहायक कोशिका हो गई। यह हो गया आपका अंड कोशिका, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और ये है आपके, ये तीनों जो हैं वो प्रतिव्यासांत हैं, प्रतिव्यासांत। ठीक, अब देखिए, जब एक सहायक कोशिका में या एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने वाले, जब क्या कहते हैं, एक जो नर युग्मक है, वह नर युग्मक एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जैसे ही इसमें जाएगा तो कितने नर युग्मक अवमुक्त किए जाएंगे, 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। कितने, 2, संख्या कितनी है, 2। यह 2 नर युग्मक क्या किए जाते हैं, अवमुक्त किए जाते हैं, जब एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। अब यह पहला जो नर युग्मक है, यह इसके अंड कोशिका से संलयित होता है। किससे संलयित होगा, इसके अंड कोशिका से संलयित होकर के निषेचन की क्रिया करता है। यानी कि ये दोनों क्या है, नर युग्मक है। यह नर युग्मक, पहला नर युग्मक जो है, नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर के निषेचन की क्रिया करता है। अब जो बच गया दूसरा नर युग्मक, यह दूसरा नर युग्मक कहाँ चला जाता है, इन ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर के यह एक गुणित हो गया n, ये यहाँ पर कितने हैं, 2n, यानी कि यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 3n बन जाएंगे। यानी इसे हम कहते हैं त्रिगुणित हो जाएंगे। जब इनकी संख्या त्रिगुणित हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, 2 केंद्रक पहले से थे, और 2 केंद्रकों से, 2 कोशिकाओं से एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, तो एक n यहाँ पर, 2n ये मिलकर के त्रिगुणित का निर्माण करता है। 3n हो गया। अब देखिए, यह जब त्रिगुणित हो गया तो त्रिगुणित को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इसके पश्चात या इसको त्रिगुणित या त्रिसंलयन भी कहते हैं, त्रिसंलयन। ठीक है, त्रिसंलयन भी कहते हैं। समझ में आ गया, यह हो गया पहला निषेचन, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जाकर के निषेचन की क्रिया करता है, और फिर दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से आकर के निषेचन की क्रिया करता है, तब उसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जब हम गुणित की संख्या देखेंगे, गुणसूत्रों की संख्या देखेंगे, तो यहाँ पर त्रिगुणित हो जाएगा, और यहाँ पर जब अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिलेगा तो ये 2n ही होगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यह एक n है और अंड कोशिका में एक n है, एक अंड कोशिका का n है और एक ये, तो ये मिला करके द्विगुणित का निर्माण करता है। और जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से आकर के मिलता है, तब त्रिगुणित होते हैं। कितने गुणित होते हैं, त्रिगुणित हो जाते हैं। समझ में आ गया। अब यह त्रिगुणित जब होते हैं, तब इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, जो आगे चल करके निषेचन पश्च घटना में भ्रूण पोष का निर्माण करता है, फिर यह बीजांड जो है वो बीज का निर्माण करता है, यानी कि तब जाकर के यह पूर्णतः विकसित होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन किन पादपों में होता है, किन पौधों में हम कह सकते हैं कि इनमें दोहरा निषेचन की क्रिया हुई है। तो दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो मुख्यतः आप देख लेंगे जिन पौधों में काष्ठ या लकड़ी बन जाता है,
जैसे कि आम, अमरूद, नीम, पीपल पे और बाकी जितने हैं इत्यादि बहुत सारे जो पेड़ हैं जिनमें लकड़ियां बन जाती हैं, आखिरी उत्पाद देखेंगे लकड़ी बन जाएगा, उनमें क्या होता है, दोहरा निषेचन यानी कि त्रिसंलयन की प्रक्रिया संचालित होती है। अब हम फसल की बात कर लेते हैं। इनमें क्या धान में क्वेश्चन है आपके लिए, क्या धान में दोहरा निषेचन की क्रिया होती है? हाँ, क्या गेहूं में दोहरा निषेचन की क्रिया होती है? क्या घासों में दोहरा निषेचन की क्रिया होती है? ठीक है, तो आप एक चार्ट बनाएंगे जिसमें 20 ऐसे पादपों को रखेंगे जिनमें दोहरा निषेचन की क्रिया होती है और 20 ऐसे पादपों का नाम आप लिखेंगे जिनमें दोहरा निषेचन की क्रिया नहीं होती है। आपके लिए एक होमवर्क है कि होमवर्क ये है कि आप चार्ट बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, चार्ट। ठीक है, इस चार्ट में आप यह बताएंगे कि 20-20 पादपों के नाम आपको लिखने हैं। कितने पादपों के नाम लिखने हैं? इस तरीके से आप एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, एक चार्ट बना लीजिए। ये हो गया आपका क्रम संख्या और दोहरा निषेचन वाले पादप, दोहरा निषेचन वाले पादप और जिनमें नहीं होता है, इसमें एक बना लेंगे जिनमें नहीं होता है, जिसमें होता है जिनमें नहीं होता है। आप कितने लिख लेंगे? 1 से लेकर के 20 पादपों के नाम लिखेंगे जिसमें दोहरा निषेचन की क्रिया होती है और 20 ऐसे पादपों का नाम लिखेंगे जिनमें दोहरे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बाकी लास्ट टॉपिक इसमें हम बीज के बारे में पढ़ लेंगे। बीज एक टॉपिक हमारा बच जा रहा है क्योंकि यह इसका निर्माण है। बीज के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे असंग जनन के बाद बहुभ्रूणता, यानी यह 3 टॉपिक हमारा बच रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यानी 3 टॉपिक, बीज, असंग जनन और बहुभ्रूणता, यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।